श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, युवावस्था में बहुत सारी उम्मीदें हम लेकर के जब हमारे युवा साथी आगे बढ़ते हैं तो उसमें रुकावट आ जाती है सही चयन करने की, रोजगार की। कई बार भीड़ चाल में चलते हुए कुछ ऐसे रास्तों पे निकल पड़ते हैं जहां आगे जाकर के वो स्वयं को रुका हुआ महसूस करते हैं। कई बार सही रास्ता नजर नहीं आता। ऐसी तमाम स्थितियां बन जाती है। ऐसे में आवश्यकता होती है एक मार्गदर्शन की। एक मार्गदर्शक यदि हमारे बीच हो जो हमें सही रास्ता दिखा सके तो हम अच्छे से अपने करियर को चुन सकते हैं, अपने रोजगार को चुन सकते हैं और विकास के महत्वपूर्ण काम में भागीदार बन सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे बीच मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सुरसेट्टी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। आपको बता दें, जवाहर सर राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। युवा साथियों को गाइडेंस देने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो शिक्षा की पॉलिसीज हैं उसको बनाने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो मेरा जो विषय है आज का जो हमने चुना है डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण है। युवावस्था में खासतौर से रोजगार की बात आती है, करियर चुनने की बात आती है। तो सबसे पहले तो यही इस शब्द का मैं व्याख्या ही आपसे चाहूंगा कि करियर को आप किस तरह से परिभाषित करते हैं किसी भी युवा की दृष्टि से। तो मैं जिस तरह से देखता हूं कि समाज की जरूरतें समय के साथ बदलती हैं और जब समय के साथ बदलती हैं और समय भी बदलता है तो जैसे जैसे समाज की जरूरतों के हिसाब से उनको पूरी करने के लिए जो जो बदलाव समाज में आते हैं उसी से करियर उत्पन्न होता है। एक उदाहरण के तौर पे कि पहले मोबाइल नहीं होते थे, आज मोबाइल है तो मोबाइल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ गई, मोबाइल टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ गई। तो हमने जब अपने बचपन में परिकल्पना नहीं की थी, वो समाज के एक बदलाव से आप उसमें करियर में बदलाव देखते हैं। और आज देखा गया है कि करियर या समाज हर 2 वर्ष में बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बदलता जा रहा है, तो समाज में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। तो इस बदलाव में करियर भी उसी गति से बदल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सजग होने की जरूरत है आज के युवाओं को कि किस तरह से हम करियर चुने ताकि आगे जाके वो ऐसा करियर ना चुन ले जो खत्म हो चुका हो। एक और बात देखने में आती है, जब करियर चुनने की बात आती है तो चाहे वो पेरेंट्स के रूप में बात करें, युवा साथियों को भी, वो अपने आसपास जो कुछ हो रहा है कई बार वो पसंद नापसंद तो बहुत बात की बात हो जाती है, लेकिन बस उसी भेड़ चाल में वो चलता है। तो इसको आप कितना उचित कितना अनुचित मानते हैं? किशोरावस्था में मस्तिष्क की एक खास बात होती है कि वो सोचना चाहता है ऐसा जिससे वो ऐसा लगे उसके आसपास के लोगों को कि वो धारा के साथ बह रहा है, वो अलग नहीं दिखना चाहता। इस वजह से वो भेड़चाल की तरफ भागता है कि अगर मेरे सारे दोस्त कोटा जा रहे हैं मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन इसमें ये सोच नदारद है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मेरी क्या क्षमता है, उसके हिसाब से क्या मैं करियर चुन रहा हूँ वो नहीं है। मैं दूसरों के हिसाब से अपना करियर चुनता हूँ। एक पहला पहलू ये है। दूसरा पहलू है माँ बाप अपनी आकांक्षाओं को बच्चों पर थोपते हैं और उस हिसाब से वो बोलते हैं तुझे इंजीनियर बनना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं बन पाया, मेरे माँ बाप ने व्यवस्था नहीं दी या जिस भी वजह से मैं तुझे बनाने में सक्षम हूँ, तू बन जा। लेकिन क्या बच्चे की रुचि इसमें है या नहीं है ये विषय ही नहीं रहा। तो इन दोनों अगर परिस्थितियों को देखें तो इसमें बच्चा कहीं नहीं है। बच्चे के दोस्त हैं या बच्चे के माँ बाप हैं, लेकिन बच्चा अपने आप में किसमें सक्षम है ये बहुत मेजर मुद्दा है। और इसी वजह से आप देखेंगे बच्चा सडनली 2-3 साल अपने जिस पढ़ाई को उसने नहीं चुना उसमें घुसता है, तो 2-3 साल बाद मुझको लगता है कि मुझे गलत घुस गया इसमें, तो छोड़ देता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब इस चीज को दूर करना हो तो इसके लिए क्या सलाह देंगे कि किस तरह से अपनी क्षमताओं को पहचाने और किस तरह से उसके अनुरूप फिर वो अपना रास्ता तय करें? हाँ, तो इसमें 2 मुख्य विषय हैं। पहला हम लेते हैं कि मुझ में क्षमता क्या है ये पहचानने के लिए सिर्फ मैं अपने दोस्तों तक ना सीमित रहूं जो अगर मेरी चाय पीना चाहते हैं तो मेरी बढ़ाई कर देंगे। हाँ, मैं ऐसे दोस्तों को भी चुनूं जो सच्चे दोस्त हैं और जो बता सकते हैं कि तेरे बोलने की शक्ति अच्छी नहीं है या तू लिखता अच्छा नहीं है। हाँ, तो कम से कम क्रिटिसिज्म जो हो वो बहुत समझ बूझ के करने वाले लोगों की जरूरत है। दूसरा है माँ बाप हमको अच्छे से जानते हैं,
तो उनसे बैठकर अगर मैं चर्चा करूं कि मुझे क्या बनना है, एक बार बगल रखते हैं, मेरे में क्या कौशल है जिसको मैं विकसित करूं तो अच्छा रहेगा। कि अरे यार तू ना बचपन में मैंने देखा है गणित बहुत अच्छा करता था, ऐसा माँ बाप के पास फीडबैक होता है, वो ले लें। और तीसरा है आपके टीचर को पता है हाँ कि ये तुम किसमें अच्छे हो किसमें नहीं हो। अब चौथा है मेरी खुद की बुद्धि, हाँ मैं ये बनना चाहता हूँ, क्या इसके लायक मुझ में क्षमता है, अगर नहीं है तो क्या मैं उसको विकसित कर सकता हूँ। ये चारों चीजें अगर आप समावेश करके एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि मैं ये या ये बनना चाहता हूँ, और फिर कोई एक्सपर्ट के पास जाके आप अपनी बात रखें कि मैंने ये पूरा एनालिसिस किया और इससे तो ये बात बनती है। दूसरी चीज है आज के, जैसे मैंने कहा, जल्दी से बदलते हुए परिवेश में अगर आप करियर चुन रहे हो तो 5 वर्ष आगे सोचिए। अगर आप 11वीं 12वीं में हैं तो मान लीजिए स्नातक आपका खत्म होते होते 5 वर्ष और लगेंगे आपको, तो 5 वर्ष आगे संसार कैसा होगा या समाज कैसा होगा, उसकी जरूरतें कैसे बदलेंगे। एक उदाहरण मैं ले रहा हूं कि आज से 5 वर्ष बाद महिलाएं आज जितनी हैं नौकरी पेशे में उससे ज्यादा होंगी, ये हम मानते हैं। महिला के ज्यादा नौकरी में होने से आपका करियर कैसे या समाज कैसे बदलेगा देखते हैं। तो मैं अगर घर जाके आज बोलता हूं कि मुझे चाय पिलाइए, हाँ मैडम घर पे हैं, लेकिन जब हम दोनों नौकरी से आएंगे तो और उस दिन वो थकी हुई होंगी, ऑफिस में काम होगा, तो वो बोलेंगे मैं आज खाना नहीं बनाना चाहती, क्योंकि वो सक्षम है हाँ आर्थिक रूप से कि हाँ ठीक है होटल में जाके खाते हैं, तो इसका मतलब उस वक्त होटल ज्यादा चलने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब खान पान या फिर घूमने जा सकते हैं क्योंकि दोनों कमा रहे हैं, तो इसका मतलब पर्यटन, हाँ उसका मतलब ट्रैवल, ये चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। मान लीजिए मैं किसी वजह से इतना नहीं कमाते कि हम होटल जाएं, तो भी एक विकल्प है कि आप किसी भी, आजकल रेडीमेड खाना आता है, पाउच उसको गर्म पानी में डालें तो पनीर बटर मसाला तैयार। इसका मतलब फूड प्रोसेसिंग अपने आप में एक बड़ा करियर बन के आ रहा है। तो आप सिर्फ देखेंगे कि महिला के सक्षम होने की वजह से करियर में कितने बदलाव आ रहे हैं। ऐसे ही मेरे घर में अगर मेरी बच्ची है तो पिंक कलर का पेंट लगाते हैं, लड़का है तो ब्लू पेंट लगाते हैं, और मेरे ड्राइंग रूम में ऑफ वाइट कलर का पेंट लगाते हैं। ये अमूमन हमारे मध्यम वर्गीय घरों का यही हाल है। लेकिन जब महिला जाती है ऑफिस तो देखिए कि कंसील्ड लाइटिंग होता है, हाँ फॉल सीलिंग होता है, हाँ इंटीरियर अलग टाइप से होता है, टेक्सचराइज्ड फिनिश होता है, और वो घर आके बोलती है सक्षम हूं मैं, तो मैं क्यों ना अपने घर को अपने हिसाब से सजाऊं। तो इसका मतलब इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्चर आज से 5 साल बाद अच्छा होगा। तो किसी भी समाज की एक परिस्थिति को उठा के अगर आप 5 साल बाद का सोचेंगे तो आप सब में क्षमता है ये सोचने की। लेकिन हम आज का सोच के करियर आज डिसाइड करते हैं, इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि 5 साल बाद वो करियर ही नहीं रहा। क्या बहुत कहो। तो ये बहुत अच्छी आपने उदाहरण के साथ बताया है। इसमें माता पिता की जिम्मेदारी भी सामने आ रही है और बच्चे को भी हम चाह रहे हैं कि वो भी इतनी समझ उसके अंदर विकसित हो सके कि इन तमाम तरह का विश्लेषण वो स्वयं करके फिर वो अपना करियर चूज कर सकता है। उसमें अपनी क्षमताएं, अपनी योग्यताएं, इच्छाएं, ये तमाम चीजों का वो एक बैलेंस संतुलन करते हुए वो कर सकता है। शिवशेट्टी साहब, आप भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी शिक्षा के क्षेत्र में लोगों से जुड़े रहते हैं, कामकाज करते हैं, लोग आपको वहां पर बुलाते हैं और आप सेमिनार्स करते हैं। तो आपके अपने अनुभव क्या रहते हैं आज की युवा पीढ़ी, भारतीय युवा को, और आप यदि दूसरे देशों के युवाओं से तुलना करते हैं तो कहाँ लगता है भविष्य आपको क्या नजर आता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब जो युवा पीढ़ी आई है वो किसी ढर्रे में नहीं ढलना चाहती। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप दुनिया में विकसित देशों में चले जाइए तो ये प्रचलन है कि हम घर में निवेश नहीं करेंगे, हम अपनी जिंदगी घूमते हुए, हाँ पर्यटन करके, या अपनी जिंदगी को ज्यादा खुशहाल बनाएंगे और उसमें हम पैसा डालेंगे, ना कि घर में। हाँ घर वहीं रहेगा, हम अपने बच्चों के काम के लिए वो डाल रहे हैं पैसा। हमारी सोच अब नहीं रह गई, इस युवा पीढ़ी की सोच ये रह गई कि आज का दिन मैं अच्छे से जीऊं, हाँ और मैं अपने ऊपर निवेश करूं ताकि मैं खुश रहूं और मेरी जो आमदनी है वो मेरे स्किल की वजह से बेहतर हो, उस पे वो इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं IIM में अगर 14 लाख रुपए डाल देता हूं,
तो मुझे पता है कि मेरा पैकेज बढ़ जाएगा। उसके बनस्पत अगर मैं 14 लाख रुपए एक कार खरीदने में डालूं तो वो कार डेप्रिशिएट होकर खत्म हो जाएगा। तो आज की युवा पीढ़ी सोचने लग गई है कि मेरा आज कैसे बेहतर हो। हाँ, हम लोग, हमारी पीढ़ी जो है, मेरा कल कैसे बेहतर होगा ये सोचते थे, और उस वजह से हम लोग अपना आज दांव पे लगा देते थे। और ये देखा गया है कि ये युवा पीढ़ी बहुत प्रैक्टिकल है। मैं आज पे खर्च करूंगा, मेरे बच्चे अपने आज पे खर्च करें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो ये बहुत अच्छा बदलाव आया है और ये सुखद भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे भविष्य का भी प्रेशर उन पे कम होता है और वो वर्तमान में जी करके वो एक तरह से देश को योगदान भी देते हैं। क्योंकि यदि वो अपने एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं और वो उनके संस्थान के लिए और अल्टीमेटली देश के विकास के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो जैसा भी हम बातचीत का हमने अपना विषय रखा है कि हम करियर को चुनने की बात करते हैं, आपने बड़ी अच्छे से उसका विश्लेषण किया कि किस तरह से करियर चुनने में आगे आना चाहिए। अब मैं उन छात्र छात्राओं युवाओं के लिए जरूर बातचीत करना चाहूंगा जिन्होंने एक ढर्रे पर चलते हुए कुछ चुन लिया और अब आज की स्थिति में उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने एक निर्णय गलत लिया है। उन्हें आप किस तरह से सलाह देंगे, उनको क्या आगे सोचना चाहिए? इस तरह के बच्चों की संख्या चूंकि बहुत ज्यादा थी, तो भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है उसमें इसका उल्लेख है जी, कि हम अगर मान लीजिए मेरे माँ बाप ने मुझे जबरदस्ती इंजीनियरिंग में डाल दिया, मान लीजिए, और इंजीनियरिंग के 1 साल के बाद मुझे आटे दाल का भाव मालूम चल गया कि मैं इसके लिए बना नहीं, और मैं कॉमर्स में शिफ्ट करता हूं, तो मैं वापस पहले साल से कॉमर्स पढ़ता था। तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका उल्लेख है और इसका एक समाधान भी है। ये अच्छी बात है कि अगर आपने किसी स्नातक में प्रथम वर्ष किया है तो आप लैटरली दूसरे वर्ष में दूसरे स्नातक में जा सकते हैं। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है इस पॉलिसी की, जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का 1 साल बचाने में ये पॉलिसी सक्षम है। कि आपने गलती कर दी, कोई बात नहीं, आप पूरे भुगतो मत इस गलती को, इसका कोई ना कोई उपचार होगा, वो उपचार मैं देता हूं इस पॉलिसी के थ्रू, ये सरकार कह रही है। तो आपका लैटरल, अगर मैं बीई से सेकेंड ईयर बीकॉम में जाना चाहता हूं, आप जाइए बेशक, कोई तकलीफ नहीं है आपको। अगर जरूरत पड़े तो कोई एक पेपर देने की जरूरत है या कोई क्रेडिट लेने की जरूरत है तो वो मैं करूंगा, लेकिन आपको इस चीज की अनुमति है कि आप प्रथम वर्ष दूसरे डिग्री से दूसरे वर्ष के दूसरे डिग्री में जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा उपाय है जिससे बच्चों का 1 साल बच सकता है। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। इसका आपने चूंकि नई शिक्षा नीति का जिक्र किया है, तो इसमें जो देखने को आता है कि आपने जो कुछ थोड़ा बहुत जो पढ़ा है उसके बारे में जितना जानते हैं कि पूरा जोर जो है सिर्फ अध्ययन अध्यापन पर नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज को भी यहाँ पर जोड़ा गया है। तो उससे भी युवाओं के करियर, क्योंकि अब वो रोजगार मूलक कोर्सेज में भी जाने के लिए वो तत्पर होंगे। हाँ, उसका रोजगार उन्मूलक कोर्सेज ना भी लेना वो एक अच्छी चीज है, वो लेना चाहिए। 6वीं से कौशल विकास पे जोर है इस नई शिक्षा नीति में। मगर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मैं शिक्षा में सिर्फ किताबों पर न जोर देकर क्या क्या आपके जिंदगी में उपयोग हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, उस चीज पे ज्यादा जोर दूं। तो एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं अकबर पढ़ा रहा हूं 6वीं में, तो बच्चे के मन में आता है या माँ बाप के मन में आता है अकबर मेरे लिए कैसे उपयोगी होगा भविष्य में, तो ऐसा नहीं है। मैं कोई भी चीज पढ़ाऊं उसका उपयोग मैं बता सकूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं क्लास में जाऊंगा, अपने जूते उतार दूंगा, 20 मिनट में पढ़ाऊंगा कि अकबर ये थे, उनके पिता का नाम हुमायूं था, ये लड़ाई लड़ी उन्होंने, ये लड़ाई। 20 मिनट के बाद मैं जूते उतार के मैं बच्चों को बोलता हूँ, एक बच्चे को सामने बुलाता हूँ और बोलते हैं ये जूते पहनो, ये अकबर के जूते हैं। अब आप इसमें मुझे विश्लेषण करके बताइए कि अगर आप अकबर होते तो पानीपत की लड़ाई नहीं कैसे होने देते। अब ये 20 मिनट में उसने जो ज्ञानार्जन किया है उसके बारे में सोचेगा और अपना दिमाग लगाएगा कि मैं ये लड़ाई कैसे नहीं लड़ना है, इस पे मैं कैसा अपना, और हर बच्चे का अलग दिमाग होता है। हाँ, तो ये होता है कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल को किस तरह से मिश्रण करके जिंदगी में उसके उपयोग को बता सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते अकबर आपके काम का ही नहीं है। हाँ, टीचर आसानी से कह देता अकबर क्या काम का आपका है। हम अपने इतिहास से अपना भविष्य सीखते हैं
कि ये गलतियां हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से मैं अगर भौतिक शास्त्र पढ़ा रहा हूँ और न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, पहले बोर्ड पे जाके S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लिख देते हैं। S इज ये, U इज ये ऐसे लिख देते हैं। बच्चों को सिर्फ अंक दिखते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप उनको क्रिकेट ग्राउंड ले जाइए, 2 टाइमर ले जाइए, 50 रुपए का आता है, शासकीय स्कूल में ले जाइए। मैं बॉल फेंक रहा हूँ, टाइमर ऑन, बॉल जहां गिर रहा है टाइमर ऑफ। 22 गज का एक क्रिकेट पिच होता है। S इज इक्वल टू 22 गज, U 0 और T, मैं अभी T यानी कितना टाइम यहां से वहां पहुंचने में लगा, तो वो टाइमर बता देगा। अब मैं फाइनल वेलोसिटी निकालूं। फिजिक्स का ये पार्ट मैं जिंदगी में क्रिकेट ग्राउंड पे उपयोग कर रहा हूँ, मैं बोर्ड पे नहीं उपयोग कर रहा हूँ। क्या? हाँ, तो मुझे इस तरह से शिक्षा को प्रायोगिक कैसे बनाना है, ये बच्चों के लिए रुचिकर होगा और ये बच्चों के लिए उपयोगी होगा। आज की तारीख में जो मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, उसको अगर मैं पूछूं कि जिंदगी में कैसे उपयोग करूंगा, मुझे नहीं पता। तो ये कहना चाह रहे हैं। करेक्ट। एक और बहुत बड़ा अच्छा आपने उदाहरण के साथ बताया। मैं इसी को और आगे आपसे जानना चाहूंगा। भाषा को लेकर के भी कई बार बच्चे तनाव में आ जाते हैं। उनको लगता है कि भाषा भी करियर का एक बहुत बड़ा तरीका है, यानी कि अंग्रेजी सीख ली तो मेरा करियर अच्छा हो जाएगा, या मैं नहीं अंग्रेजी बोल पा रहा हूं तो मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर जो लोकल भाषा है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की बात करें, हिंदी की हम बातचीत करें, तो ऐसे छात्र छात्राओं, खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र से आए, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? एक बहुत सरल सी बात है इसमें, आप कुछ भी सोच लीजिए। अंग्रेजी भाषा ठीक है, ग्लोबल लैंग्वेज है और उसका उपयोग आप बाहर जाते हो तो करते हैं, लेकिन जो आपकी सोच की भाषा है वो आपकी सफलता की भाषा है। अगर आप जो लोकल भाषा है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, उसमें आप सोचते हो, तो अगर आप कोई चीज अंग्रेजी में करने की कोशिश करते हो तो पहले आप सोचते हिंदी में हो और उसका अनुवाद मन ही मन आप करते हो अंग्रेजी में और फिर उसका उपयोग करते हो। एक प्रोसेस एक्स्ट्रा है, दिमाग पे जोर ज्यादा है और कई बार जिस तरह से मैं सोचता हूँ हिंदी में, उस तरह से मैं थोड़ा सा डाइल्यूशन हो जाता है जब मैं अंग्रेजी की तरफ जाता हूँ। तो मेरी सोच की जो भाषा हो वही मेरी सफलता की भाषा है, कोई शर्म नहीं है इसमें। अगर आप तमिल हो तो तमिल में आप सोचते हो तो तमिल का उपयोग करिए, कोई इसमें परहेज मत करिए। झूठी इसमें मत रहिए कि मुझे अंग्रेजी आती है तो ही मैं सफल होऊंगा, ये गलत है एकदम। आप जापानीज को जाके देखेंगे, उनको अंग्रेजी नहीं आती, वो अपनी भाषा में जो करते हैं। आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जापान का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता, अमेरिका नहीं पकड़ सकता, पूरा अंग्रेज देश है। तो हमारे पास ये बेतुकी बातें हैं जो ये कहते हैं, जिस भाषा में सोचो उस भाषा में काम करो। अंग्रेजी सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, लेकिन वो अनिवार्यतः नहीं है आपकी सफलता के लिए। बिल्कुल सही। तो यानी कि भाषा को लेकर के श्रोता आप बिल्कुल चिंता न करें। आप जिस भी भाषा में सिर्फ आप ज्ञान अर्जन करने पे ध्यान दें, वो उसी भाषा में आप प्रस्तुत भी करेंगे तो लोग समझने वाले फिर सब समझेंगे उसको, और आपकी जो ओरिजिनल जो चीजें हैं वो तो ज्ञान जो है वो तो सामने स्पष्ट नजर आएगा ही। तो उसको लेकर के वे बिल्कुल न चिंतित हो। हम अपने अंतिम हिस्से में बढ़ते हैं। तो एक जब तनाव की बात हमने की, करियर की बात करी, आपने बहुत अच्छे से उस बात को विश्लेषण किया कि किस तरह से हम चूज करें अपने करियर को, फिर आगे बढ़ें और उसमें सफलता हासिल करें। अब ये सब लोग नहीं कर पाते। कई बार हमारे कई युवा साथी इस असमंजस में फंस जाते हैं कि उन्होंने गलत किया, उनको कुछ आगे रास्ता नजर नहीं आता, और कई बार फिर वो भटकाव की स्थिति में गलत रास्ते पे यानी कि वो आत्महत्या तक के बारे में विचार करने लग जाते हैं। उनके लिए आप हमारे सभी श्रोताओं को जरूर बताएं, समझाएं उन्हें आप। देखिए, जिंदगी तो हमारे पास एक है, और अगर आप युवावस्था में पहुंचे हो तो 15-20 साल की एक यात्रा तय करके पहुंचे, और उसके पीछे आपके माँ बाप का, आपके शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ होगा। उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। तो कोई ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार हमको गलतियां होंगी हमसे, और गलतियां होने पे 2 बात सुननी भी पड़ती है कई बार। उससे मायूस होके कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपके पिछले 15-20 साल व्यर्थ चले जाएं। तो मेरा कहना है कि अगर मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं किया पिछले 20 सालों, मान लीजिए सपाट है एकदम, तब भी कोई बात नहीं है। हाँ, उसका कारण क्या है, जहां आपने शुरू किया वहीं से नई जिंदगी शुरू होती है। और मैंने ये अपनी उदाहरण से देखा है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। हाँ, आज जिस स्थिति में हूं, मैं विदेशी जगहों पर जाकर अंग्रेजी में भाषण देता हूं। मैंने अपने पहले ABC सीखा था डॉन के पोस्टर से।
DON। हाँ, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति की मैं स्कूल नहीं जा सकता था। अगर ऐसी हालत से आज उठ के मैं आपके सामने कुछ बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी अखबारों में मैं लिखता हूँ, अंग्रेजी में मैं बोल पाता हूँ, मेरे लिए एक बहुत आसान तरीका था कि इससे, इस पूरी कठिनाई के दौर से गुजरने के बदले मैं अपनी जिंदगी का अंत कर लूं। लेकिन उससे हासिल क्या होता, आज मैं जो हासिल किया और आपसे जो आज बात कर रहा हूं, मैं नहीं कर पाता। उस 2 क्षण के लिए अगर आप हिम्मत कर लें, सिर्फ पीछे हट के एक बार अपनी जिंदगी को देखें, कुछ अच्छी चीजें भी हुई होंगी। वो 2 ही पल हैं जिसमें आप इस तरह के गलत रास्ते पे चले जाते हो। वो 2 पल में आप किसी का हाथ थाम लीजिए, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे माँ बाप हो, उनसे अपनी बात कह लीजिए। अकेले इस वक्त निर्णय मत लीजिए। हाँ, यही एक तरीका है। और वो 2 क्षण में, जैसे हम मैं हूं ना चलाते हैं, हमारे पास कई कॉल्स आते हैं ऐसे, तो उन कॉल्स से हमको लोग बताते हैं आपकी वजह से हमने सुसाइड करना छोड़ दिया। तो सिर्फ वो 2 पल आप हमें दे दीजिए, या किसी को भी ऐसे दे दीजिए जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो। जी। आपकी जिंदगी बच जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सचमुच आप अच्छा करना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर मैं चाहूं भी तो मैं आपको नहीं रोक सकता। सिर्फ आप खुद ही अपने आप को रोक सकते हैं। ये मेरी गुजारिश है कि आप खुद ही सक्षम है अपने आप को संभालने के लिए। आप खुद ही अपने आप को संभालें। आगे आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने बोली है कि पूरी दुनिया आपके साथ है, और आपके साथ में जो आपके विचार है वो रहते हैं, उनको आप जरूर दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, आपका परिवार भी है। और अभी जो डॉक्टर साहब ने एक जिक्र किया, मैं हूं ना, हम जरूर इसके बारे में जानना चाहेंगे। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए, क्या है ये? कोविड में जब 4 दीवारी में हमारे युवा साथी बंद थे, और चूंकि थोड़े से गर्म खून रहता है और उनको उड़ने की आदत रहती है, तो उस वक्त जब 4 दीवारी में आप बंद कर देते हो तो उनकी हालत बहुत टाइट थी। तो मेरे पास बहुत 300 करीब हर रोज कॉल आते थे कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और डिजिटल डिवाइसेस पे हम जितना लैपटॉप यूज करते हैं, मम्मी पापा भी डांटते हैं, हाँ, कि आंखें खराब होंगी। उनकी भी बात सच है। तो क्या करें? तो मैंने बोला ये ज्यादा हो रहा है थोड़ा, 300 कॉल पर डे बहुत होता है, और मेरे फोन पे आ रहे थे। तो मैंने फिर ये कहा कि मुझे अब कुछ शुरू करना चाहिए। तो मैं हूं ना, ये 2019 में हमने शुरू किया था, और 2019 से लेके आज तक करीब करीब 13,000 कुछ युवा साथी मेरे साथ जुड़ते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं, इन 13,000 को मैंने जो सलाह दी होगी, लेकिन अब ये मेरे वॉलंटियर्स बन गए हैं। कि आगे चल के अगर किसी युवा को तकलीफ होती है, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर हमको क्या करना है आपके लिए, तो मैंने कहा एक और व्यक्ति की मदद करो। तो ये 13,000 वॉलंटियर्स मैं हूं ना में अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। कोई भी युवा, अगर आपको लगे कि आप तकलीफ में हो, तो जस्ट मैं हूं ना फेसबुक में जाके टाइप करिए और हम आपके लिए उपलब्ध होंगे। क्या बात है, बहुत खूब। तो मैं हूं ना, यानी कि आपके साथ में एक ऐसी आवाज, ऐसे शख्स हैं आपके साथ हैं, ऐसे लोग आपके साथ हैं जो आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति से वापस रास्ता दिखा सकते हैं। तो आप उन्हें ढूंढिएगा, अपने मित्रों में देखिए, अपने परिवार में देखिए, और इसी किसी परिस्थिति से अपने आप को बचा लीजिए। और बाकी हमारे जो युवा साथी है जो अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, वो डॉक्टर साहब की बातों को माने, सलाह को जाने, और उसके बाद आप अपना निर्णय लें। निर्णय लेने के बाद में कुछ अच्छा सा काम करें। यही हम शुभकामनाएं आपको देते हैं, और धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर जवाहर सुरसेठी जी आपको। आपने इतने अच्छे शब्दों में, बहुत सावधारण, बहुत अच्छे से हमारे युवा साथियों को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद।